शेख उमर ने कहा अगर मैं पकड़ा जाऊं आप इसे मार देना, डैनियल पर्ल को। Kidnapped and murdered Jewish American journalist Daniel Pearl in 2002. शेख खालिद मोहम्मद कहता था जब इसे बेहेड भी किया, हमने इसे कत्ल किया बिकॉज ही वाज अ जूइश मोसाद एजेंट वर्किंग फॉर इजराइल। वो किसका इंटरव्यू करने आए थे और उन्हें क्यों लगा कि वो इंटरव्यू हो सकता था? तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट ही केम टू पाकिस्तान। क्या डैनियल पर्ल वाज रिलेटेड टू एन इंटेलिजेंस एजेंसी? हम उसामा बिन लादेन को ढूंढ लेंगे पाकिस्तान आके। ऑब्वियसली देयर वाज अ रियलिटी चेक। उसे पता नहीं था, पाकिस्तान के बारे में पूछा था कि उसामा बिन लादेन कभी शेख मुबारक, मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो खालिद ख्वाजा वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय डैनियल पर्ल। तो आपके पास एक 9/11 हुआ, जिसके बाद डैनियल पर्ल पाकिस्तान आए, खालिद ख्वाजा से मिले और फोर्थ एलिमेंट IC-814 के जो हाईजैकर्स थे 3 निकले, मसूद अजहर, जलगर, शेख उमर। शेख उमर पे बहुत सारी एलिगेशंस आती हैं। शेख मोहम्मद वाज इन्वॉल्वड इन डैनियल पर्ल्स किलिंग। यहाँ पे डैनियल पर्ल आया था और सवाल कर रहा था, मिलिटेंट सर्कल्स में एक एक्साइटमेंट हो रही है, जूइश आया हुआ है और ये हमें पेनिट्रेट करने की कोशिश, ये एजेंट होगा। शेख उमर का भी था कि हम इसे किडनैप करेंगे, कुछ अपनी डिमांड रखेंगे, पैसे लाएंगे और गुंतानामो बे में कुछ जो लोग हैं उन्हें हम रिलीज कराएंगे। तो मुशर्रफ साहब को जब पता चला उस टाइम तक डैनियल पर्ल जिंदा थे या नहीं जिंदा थे। अभी तो सिर्फ 7 बजे उसे पकड़ा है और अभी 14 घंटे हुए हैं किडनैपिंग में। शेख उमर ने हर आदमी के लिए अलग टास्क रखी हुई थी। somebody who sent an email had a different thing. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. A very interesting guest is back on very soon after he was on before. Ali Chishti Saab was on very recently. We've done 2 podcasts with him now. You should go check those out. लेकिन जो इनकी पिछली podcast थी, इसमें एक टॉपिक छिड़ गया डैनियल पर्ल का। एंड जब ये पॉडकास्ट खत्म हुई तो मैंने कहा आपसे हम इन टच आए कि यार आपको इसके बारे में कितना पता है, बिकॉज बहुत सारे हमारे जो यंग लिसनर्स होंगे माई एज और यंगर को याद है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कैंडल था ये, लेकिन इसके बारे में कुछ डीप इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो we're trying to figure out the truth behind Daniel Pearl's investigation. तो बहुत शुक्रिया. And thank you, Shan, for having me back. You've done some wonderful work. I love being here. मैंने ये खुद insist किया for your viewers to come because I think this is a story which needs to be told जी. Daniel Pearl was something which brought Pakistan. पहले Pakistan was a safe country even after 9/11 because 9/11 पाकिस्तान में थोड़ी हुई थी। तो 9/11 के बाद जो डैनियल पर्ल को की जिस तरह से मतलब मर्डर किया उसे, तो इन वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान बिकेम एन अनसेफ कंट्री। साइकोलॉजिकली एक बड़ा सान्या है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। And before I get to Daniel Pearl's background, मैं पहले ये समझना चाह रहा था for our viewers as well. Why or what do you know about this particular case? How close to it were you, and what information do you have that maybe the media doesn't? So my expertise had always been on Al-Qaeda and people. और उसमें जो शेख खालिद मोहम्मद जिसने डैनियल पर्ल को मर्डर किया था, I'm supposedly one of the people who have invested a life, मतलब my good 10 years on researching on that person. उसके बाद in पाकिस्तानी मीडिया एंड एवरीथिंग, जो कर्नल डेविस मॉरिस हैं गुंतानामो बे के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं, जिन्होंने खालिद शेख मोहम्मद का इंटेरोगेशन किया था, इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। और उस ज़माने में डेली टाइम्स में भी द फर्स्ट वन जिसने शेख खालिद मोहम्मद की टेस्टिमनी जो गुंतानामो में भी उसने दी थी, वो हमने पूरी छापी थी। फिर उसके बाद काफ़ी किताबें आईं जो जिसपे माई रिसर्च मटीरियल हैड बीन यूज्ड। डैनियल पर्ल प्रोजेक्ट इज़ जो असरा नुमानी ने लिखा था, इट्स अ ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट जो हम शेयर कर सकते हैं, तो दैट आई बिन समहाउ पार्ट ऑफ इट। दिस स्टोरी हिट्स मी पर्सनली बिकॉज इट हैपेंड इन कराची एंड इन पाकिस्तान। तो वो एक बड़ा क्लोज अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट है। फिर माइटी हार्ट जो आपने मूवी देखी थी, उसमें रिसर्च मटीरियल में वाज अच्छा, the one with Angelina Jolie and अच्छा ठीक है। अच्छा चलें, that's good to know कि information तो आपकी बहुत solid है। अब आ जाते हैं डैनियल पर्ल पे।
ही वॉजंट अ सिग्निफिकेंट जर्नलिस्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो इंडिया में थे, वो पाकिस्तान क्यों आए, उन्हें क्यों लगा कि वो किसका इंटरव्यू करने आए थे और उन्हें क्यों लगा कि वो इंटरव्यू हो सकता था? आई थिंक इट्स एन देखिए डैनियल पर्ल के बारे में बहुत सारे जो Rumours. मिस्ट्रीज हैं और पाकिस्तान में लोग हैं, प्राइमरीली बिकॉज उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था तो मिथ बहुत थी. बट आई टेल यू तो डैनियल पर्ल जो थे वो एक बेसिकली केम फ्रॉम अ जूइश फैमिली जैसे हम जानते हैं, विच एक्चुअली इमिग्रेटेड फ्रॉम इजराइल टू अमेरिका. ही वेंट टू Stanford and all these colleges and then came somehow landed up a job with Wall Street Journal and was posted to India. तो जब 9/11 हुआ the next day his story, मतलब वो क्योंकि वॉल स्ट्रीट उस ज़माने में पाकिस्तान didn't had a coverage here, तो he opted to come to Pakistan because all the foreign जो journalists थे पाकिस्तान फ्लॉक कर रहे थे. तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट ही केम टू पाकिस्तान और शुरू में ही केम टू इस्लामाबाद. दैट्स वेयर ही सेटल्ड, वाइफ को भी लाए. और डैनियल पर्ल जो था वो बेसिकली ऑल्दो वाज नॉट आपकी बात सही है ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट, बट ही वाज एन अपकमिंग राइजिंग स्टार. ऑब्वियसली वॉल स्ट्रीट ऐसे नहीं रखेगी. जहाँ तक एक बहुत सारे लोग समझते हैं या सोचते हैं अभी भी कि जिस पर हम बात भी करेंगे कि क्या डैनियल पर्ल वाज रिलेटेड टू एन इंटेलिजेंस एजेंसी और समथिंग. देखिए CIA एज हमने इंटेलिजेंस पे पहली बात की थी, स्टॉप्ड यूजिंग जर्नलिस्ट एज अ they might have used it until 70s and 80s, but as a policy stopped it. क्यों? बिकॉज वो एक उसकी वजह से जर्नलिस्ट मारे जा रहे थे और यही हुआ इनके सिलसिले में जिस पे हम बात करेंगे. और मतलब बल्कि इनके ऊपर तो ज़्यादा मोसाद का इल्ज़ाम लगा. और मैं आपको टेस्टिमनी बताऊं शेख उमर की, उसने बाद में कहा कि नहीं ये CIA का नहीं, ये मोसाद का बंदा था. आपको लगता है कि वो मोसाद का बंदा था? अगर हम पूरी उस पे करें तो इफ़ मोसाद वर्क्स लाइक अ जर्नलिस्ट एंड सेंड एन ऑब्वियस जूइश गाय टू पाकिस्तान, तो मोसाद बड़ी बेवकूफ़ ऑर्गेनाइजेशन होगी. शायद मोसाद को हायर करना होता तो सुन्नी कश्मीरी पाकिस्तानी पंजाबी को हायर करती, प्रोफाइल जिस पे शक नहीं होता. तो इट वाज एन ऑब्वियस, इट वाज नॉट. And Daniel Pearl by himself was a very liberal person. He was not a Zionist. In fact, he supported liberal movements and politically. तो फिर एक और रूमर जो चलता है, इसके बारे में मुझे बताएं कि Daniel Pearl was about to uncover something very big. जी, so Daniel Pearl came to Pakistan और सबसे पहले उनकी स्टोरीज जो थी वो एक दो ऐसी थी. वो आए थे कि उसामा बिन लादेन, as any ओवर एक्साइटेड जर्नलिस्ट कमिंग टू पाकिस्तान, हम उसामा बिन लादेन को ढूंढ लेंगे पाकिस्तान आके. ऑब्वियसली देयर वाज अ रियलिटी चेक. यहाँ पे 2000 और जर्नलिस्ट आए हुए थे. उसके बाद ही डिड स्टोरीज ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर साइंटिस्ट गिविंग आउट थिंग्स विच वाज अ कंट्रोवर्शियल स्टोरी. ही डिड अ स्टोरी ऑन अदर सब्जेक्ट्स ऑन वॉर ऑन टेरर और किस तरह से पाकिस्तान. बट द स्टोरी ही वाज आफ्टर वाज रिचर्ड रीड स्टोरी. रिचर्ड रीड आपके बताने के लिए व्यूअर्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. ये एक कन्वर्ट जमैकन बाप और ब्रिटिश माँ का एक बच्चा था जो इंग्लैंड में पढ़ के रेडिकलाइज हो गया था, पाकिस्तान आया था. और ये एक अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं तो जूते उतरते हैं आपके, वो रिचर्ड रीड की वजह से उतरते हैं क्योंकि अलकायदा ने इसे रिक्रूट करके शू में फर्स्ट टाइम बम लगाया था और वो अमेरिकन क्रॉस अटलांटिक प्लेन को उड़ाना चाहता था. वो पकड़ा गया, वो नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से आज तक जूते उतरते हैं. ही वॉज रेडिकलाइज बाय अलकायदा इन पाकिस्तान. सो रिचर्ड रीड केम टू पाकिस्तान, गॉट रेडिकलाइज एंड दैट वॉज बेसिकली डैनियल पर्ल स्टोरी. इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. अब हुआ क्या कि डैनियल पर्ल ने रिचर्ड रीड की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जिस तरह से रिचर्ड रीड जिससे रेडिकलाइज हुआ था उसका नाम था, आपके व्यूअर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेख अली गिलानी, राइट. शेख मुबारक अली गिलानी कहते थे. अब वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिनकी शक्ल किसी ने नहीं देखी थी, किसी को पता ही नहीं था. तो डैनियल पर्ल वो जब आए इस्लामाबाद में, उन्होंने अपने रिसर्चर से कहा कि जो इंडिया में था कि ढूंढो क्या है.
तो अपेरेंटली वो मिलिटेंट सर्कल्स में एक बात फैलनी शुरू हुई कि भाई एक जर्नलिस्ट है जो शेख गिलानी को ढूंढ रहा है, मुबारक अली गिलानी को। तो वहाँ से थोड़ा सा जो मिलिटेंट्स लोकल, और ये वो वक्त था 2001-2002, जैसे हमने पिछली पॉडकास्ट में कहा था, कराची बिकेम द हब ऑफ अलकायदा। बिल्कुल। एंड जितने भी लोग थे, यू हैड तेरा बूरा एन अमेरिकन इंड्योरिंग फ्रीडम गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान, तो स्पिल ओवर पूरा पाकिस्तान में आ गया था। सो Daniel Pearl met Khalid Khwaja, who was apparently a former ISI asset, जो कि बाद में कर्नल इमाम के साथ कत्ल हुए फाटा में, and he asked about Sheikh Mubarak, and apparently I spoke to Khalid Khwaja later, and he said he asked all the wrong questions to me, और वो बड़ा नाइव था, उसको पता नहीं था, उसे पता नहीं था पाकिस्तान के बारे में। पूछा था कि उसामा बिन लादेन, कभी शेख मुबारक, और कभी आप मुझे मिलवा सकते हैं, कभी मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो खालिद ख्वाजा वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय डैनियल पर्ल, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी इन सो ही मेट इन इस्लामाबाद। अच्छा, अब आप देखिए, जब आप हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, एंड पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट भी ऐसे हुई कि वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन से शुरू हुई थी, ट्रू क्राइम ट्रू क्राइम्स। तो आप हिस्ट्री इज लाइक यू नो पीलिंग फ्रूट, जो किसके लेयर्स डिफरेंट होते हैं, एंड एवरी ईयर यू गेट टू, जैसे पार्टीशन के बारे में हमें एवरी ईयर न्यूज स्टोरीज एक नया जाविया मिलता है कि सही था या गलत था। तो इसी तरह इस स्टोरी के बारे में तो खालिद ख्वाजा आई पर्सनली थे। अच्छा, उससे पहले IC-814 हुआ, व्हाट्स दैट, जो कि इंडियन प्लेन हाईजैकिंग हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, नेटफ्लिक्स पे अभी जनरेशन जी ने देखा होगा। उसमें 3 लोग निकाले गए। तो आपके पास एक 9/11 हुआ, जिसके बाद डैनियल पर्ल पाकिस्तान आए, खालिद ख्वाजा से मिले, और 4th एलिमेंट IC-814 के जो हाईजैकर्स थे 3 निकले। एक का नाम था मसूद अजहर, एक का नाम था जलगर, और तीसरे जो थे शेख उमर जो थे वो आए। शेख उमर जो थे वो इन टच थे विद खालिद ख्वाजा। बिल्कुल, वो एक ब्रिटिश पाकिस्तानी थे। वो एक ब्रिटिश पाकिस्तानी, इनके फादर बड़े रिनाउंड एक ब्रिटेन में अकाउंटेंट थे। इनके जो चचा थे वो जज थे। ये किरदार आखिर में दोनों आएंगे, चचा और चाचा। चाचा, वो अब्बा और चचा जो थे उनके जज थे पंजाब में, बड़े रिस्पेक्टेड। तो वो, और फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली फ्रॉम फैसलाबाद, एंड मूव इस पे। और वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि एक बंदा जो इतना वेल ऑफ था, क्योंकि मैंने भी जब इनकी स्टोरी, इनकी प्रोफाइल पढ़ी थी, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि क्या वजह एक ऐसे आदमी को इस तरह के एक पार्ट पे जाने की। देखिए, शेख उमर जो था वो रेडिकलाइज जो था, जैसे कि हमारे पास कराची में साद IBA का स्टूडेंट था जिसने कत्ल किए काफ़ी। इनकी जो रेडिकलाइजेशन होती है, साद की थी थ्रू, उसने मौलाना इसरार के लेक्चर्स देखी और वहाँ से उसका टिल्ट आया। मौलाना इसरार ने नहीं कहा कि जाके आप ये करो, बट उस ज़माने में एक इमोशनल आउटबर्स्ट था कश्मीर का, पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी का। चेचनिया हो रहा था, अफगानिस्तान हो रहा था, फिर फ़लस्तीन का एक इशू था। तो ये लोग इमोशनली स्टेबल लोग नहीं होते नॉर्मली, और ये जब टिल्ट करते हैं पैसा होने के और इतनी एजुकेशन के बाद, इन्हें कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रेडिकलाइज करती है। शेख उमर के ज़माने में हिज़्बुल मुजाहिदीन थी और बेसिकली जमात इस्लामी थी उसकी प्रोटेक्ट में, एंड ही वाज पार्ट ऑफ इट इन IGT एंड ही स्विच्ड ओवर। और इसका आपको समझने की ज़रूरत है कि ही किडनैप्ड एन अमेरिकन इन कश्मीर। He went to Kashmir to fight, और he became some sort of an expert in kidnapping people, शेख उमर। और अमेरिकन्स बड़ा अगेंस्ट थे इसके। जब शेख उमर जब पाकिस्तान आया तो इन WikiLeaks we got to know कि वेंडी चैम्बरलिन जो पाकिस्तान की एम्बेसडर थी, she wrote a letter to Pakistan as a US ambassador कि why this guy was involved in kidnapping of American, not Indians, जबकि इंडिया में हुआ था। They were more concerned about Americans कि क्यों इसके साथ। और इसी के साथ शेख उमर पे बहुत सारी एलिगेशंस आती हैं कि उस ISI का बड़ा ख़ास आदमी था, इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान की बहुत एक क्रिटिकल रिलेशनशिप थी जो डैनियल पर्ल, वेस्टर्न मीडिया तो आपको यही बताता है कि डैनियल पर्ल जो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा था
वो इशू बना ही इसलिए क्योंकि कहीं हमारी पाक फौज इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई लिंक बना। देखिए गलत पॉलिसीज़ तो थी ना। आपने देखिए उस ज़माने में आपने अगर एयरलाइन 814 अगर हाईजैक हुई, उसके किडनैपर्स हमारे पास क्यों आए और हमने उन्हें क्यों किया और फिर उन्होंने क्या किया, हम बात करने चाह रहे हैं। दे वर इन्वॉल्व, मतलब हमारे जो मसूद अजहर थे वॉज अलेजिडली इन्वॉल्व इन इंडियन पार्लियामेंट अटैक। फिर मुशर्रफ ने हिजबुल जो जैश ए मोहम्मद थी वो क्लोज़ क्यों की, जलगर को क्यों हमने पैसिफाई किया, शेख मोहम्मद वाज इन्वॉल्व इन डैनियल पर्ल्स किलिंग। तो आवर पॉलिसी फेल्ड ऑन एन आइडिया वाज यू कैन नॉट टेम सांप, यू नो, जो स्नेक्स हैं they'll तो come उस and टाइम हम bite टेम you. करने की कोशिश कर रहे थे। बिकॉज हमने पिछली उसमें की थी कि ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज ट्राइड proxies. प्रॉक्सीज, अभी भी करती हैं टेररिज्म, बट यू आर टॉकिंग अबाउट हार्डकोर यू नो एसेट्स हु टर्न्ड अगेंस्ट यू, और ये होता है एसेट्स। क्या ये इसमें भी कोई सच्चाई है? मैं देख रहा था कि लोग कहते हैं कि वो नॉट ओनली पाकिस्तान इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा था जो शेख उमर था, लेकिन ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ भी। So he was an informant like Afia Siddiqui. Let me be more direct on you. Afia Siddiqui was जब अमेरिका में रहती थी तो FBI की इंफॉर्मेंट थी, देती थी पास ऑन। पाकिस्तान में आके उन्होंने पाकिस्तानियों को भी इंटेलिजेंस दी और फ्रेंच इंटेलिजेंस को भी दी, और बट उनकी लॉयल्टी जो थी वो अलकायदा की तरफ थी। ऐसी ही शेख उमर की जो असली लॉयल्टी थी और है वो बेसिकली टुवर्ड्स दैट कॉज ऑफ अलकायदा और ग्लोबल इस्लामिस्ट। अब तो शायद इन लोगों की आइसिस की तरफ अलकायदा से भी आगे पॉलिसी हो चुकी है। कमिंग बैक टू डैनियल पर्ल, सो डैनियल पर्ल शेख ख्वाजा से मिले and came and he wanted to interview मुबारक अली गिलानी, सही was जो रिचर्ड रीड का आइडियोलॉजिकल ट्रेनर था। अपेरेंटली शेख उमर गॉट टू नो दिस, आज हमें समझ में आता है थ्रू खालिद ख्वाजा, बिकॉज ही वॉज एन ISI asset and was pretty close to शेख उमर। शेख उमर ने फिर एक प्लान कंसीव किया कि इसे हम ट्रैप करते हैं, इसे किडनैप करते he हैं। went to Islamabad and met him as somebody's alias name with Daniel Pearl. Daniel Pearl नहीं पहचान पाया कि ये कौन है, और he assessed कि उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, और he was obviously a desperate, Daniel Pearl was a desperate journalist who wants to break a story anyhow, and in journalism आपको सब, आप if you're a journalist आपको समझ में आता है वो excitement। तो वो उसने असेस कर लिया। देन ही केम टू कराची एंड स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीपल। उसमें उसने रिक्रूट किया अताउर रहमान, अगेन लश्कर जंगवी का जो कराची का हेड था, उसने SN हयात कोर कमांडर कराची पे हमला किया था विद अरशद बरादान, ऑल जमात इस्लामी गाइज अगेन बिफोर IJT। जो मैं सिर्फ इसलिए बैकग्राउंड बताता हूँ, IJT एंड देन कश्मीर जिहाद केम बैक, लश्कर जंगवी जैसे हमने बात की थी पिछली बार, जो वापस जिहादी आए थे सो कॉल्ड 2001 के बाद वो सेक्रेटेरियन आउटफिट्स ज्वाइन कर लेते थे, या दूसरी अगर वहाँ से भी स्पेस नहीं मिलती थी तो जंदुल्ला टाइप या जंदुल्ला लामी अलकायदा की जो शक्लें थी जैश अदल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन वो ज्वाइन कर लेते थे। उन्होंने फिर नेटवर्क बनाना, प्लानिंग शुरू की। शेख उमर ने अताउर रहमान को कहा, फिर उसके बाद जो उसने कोई 27 लोगों का कहते हैं ये एक पूरा ग्रुप बनाया गया, और उसमें हम बात करेंगे किस तरह से बनाया उसने। ऑब्वियसली शेख उमर ने, लेकिन आप मुझे पहले ये समझाएं ना कि किडनैप करना क्यों था? मतलब अगर ये एक जर्नलिस्ट था, उसको कुछ पता भी नहीं था, एवं सवाल पूछ रहा था, कोई थ्रेट टू हमारी पाकिस्तान इंटेलिजेंस नहीं थी, कोई थ्रेट टू आपकी अलकायदा नहीं थी, तो उसको किडनैप करना क्यों था? अच्छा, शेख उमर के मुताबिक, ये बहुत अच्छा सवाल है। शेख उमर के मुताबिक, अभी मैं इसमें अलकायदा का जिक्र नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं शेख उमर का बताऊंगा, वो इज़ द ओरिजिनल किडनैपर इन दिस। शेख उमर सोचता था कि यार ये एक जोइश बंदा है, उसके अपनी रिसर्च की थी, और वो जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी से काम कर रहा है, और जो मिलिटेंट सर्कल्स थे जहाँ पे डैनियल पर्ल आया था, सवाल कर रहा था, मिलिटेंट सर्कल्स में एक एक्साइटमेंट हो रही है, जोइश आया हुआ है और ये हमें पेनिट्रेट करने की कोशिश, ये एजेंट होगा, दैट इज़ देयर अंडरस्टैंडिंग। शेख उमर का भी था कि हम इसे किडनैप करेंगे,
इनिशियली उसका ये प्लान था कि ये टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी वाली बात थी कि हम उसे मतलब कुछ अपनी डिमांड रखेंगे, पैसे लाएंगे और गुंतानामो बे में कुछ जो लोग हैं उन्हें हम रिलीज कराएंगे, दैट इज That was the plan. प्राइमरी गुंतानामो बे में। और उसने जितने भी अपने सर्कल में लोग थे, एटलीस्ट जो 20-21 लोग थे, उन्हें यही बताया था कि आइडिया इज, किसी को नहीं कहा था कि हम कत्ल करेंगे, उसमें अरब्स इन्वॉल्व होंगे या अलकायदा इन्वॉल्व होगा। उससे ये कहा गया था कि हम इसे एज अ लेवरेज इस्तेमाल करेंगे गुंतानामो बे से लाने के लिए। तो दैट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब जब इन्होंने टारगेट सेट किया, मतलब कराची में इन्होंने एक ईमेल कैफ़े देखा जहाँ से उन्होंने ईमेल, पोलराइड कैमरा, सो ही एक लोकल पुलिस वाला वाज इन्वॉल्व इन कराची इन दिस केस। तो उसने एक पूरी एक लॉजिस्टिक्स टीम बनाई इसमें, एंड द ट्रैप वाज सेट फॉर डैनियल पर्ल। नाउ अपेरेंटली देयर वाज एन अनदर पर्सन जो है जिसकी हम आपके जब हम बात कर रहे हैं, मैं I'll give you the clips, you can put the clips on people who were involved। तो उसने एक इंग्लिश ट्रांसलेटर भी उसमें कैरी किया। तो डैनियल पर्ल then has at that time has moved to Karachi। In a month's time he's rented a place in Karachi, his wife was living। Asra Nomani, who's written a brilliant Daniel Pearl project report, was his friend। So Daniel Pearl, when he came to Karachi, he was apparently very close to the American Consul General and American FBI agents and CIA agents in Karachi। That is उन्होंने ही एक्सेप्ट किया है कि हम बात नहीं कर रहे, and he was briefed as an American कि I'm doing, and he was told to be cautious। He was told कि भाई मतलब आप जो है अगर किसी से मिले भी एंड ऐसी चीज़ करें तो मीट देम इन पब्लिक प्लेसेस, नॉट प्राइवेट स्पेसेस। एंड ही स्पोक अबाउट मुबारक गिलानी एंड एवरीथिंग ऑन दिस, कि आई बी इंटरव्यूइंग देम ऑन द डे। सो ऑन दिस डे व्हेन द डे स्टार्टेड फॉर डैनियल ट्रम्प, हिज फर्स्ट मीटिंग वाज विद द अमेरिकन्स। No, so his first meeting was, उसके पास पहला first meeting was at a CyberNet office at Lexington Square। एक टैक्सी ड्राइवर उसने हायर किया। Then he met the US people who warned him कि भाई अगर मिलना है तो देख लो। His third meeting was actually when he had a couple of calls, कोई 7-7:30 बजे विलेज एक मेट्रोपोल के बराबर में एक होटल है, वहाँ पे थी। और वहाँ पे जैसे ही आया तो उसे कहा कि ग्रेग डॉल्टो आई कि आप इसमें बैठे। Why did he not follow protocol there? So एक जर्नलिस्ट को तो ये ट्रेनिंग दी जाती है कि पब्लिक प्लेसेस में लो, फिर उसको बताया गया स्पेसिफिकली CIA FBI बिल्कुल से बताया था उसे कि ना बैठो या ना पब्लिक he प्लेसेस was over exuberant, he was over ambitious। एट दैट टाइम उसने अपने घर पे कॉल की कि मैं 8:30 पौने 9 बजे तक आ भी जाऊंगा। ही वॉज दैट ऑप्टिमिस्टिक कि भाई सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके पास रेड ऑल्टो आके खड़ी हुई और वहाँ पे जो है वो उसमें बैठा। कट बैक, उससे पहले जो जगह थी शेख उमर ने प्लान की थी कि भाई वो उन्होंने एसनाबाद एक जगह है कराची में, वहाँ पे एक सऊद मेमन, हमने बात की थी पहले भी पिछली उसमें। सऊद मेमन वाज अ GI एक्टिविस्ट। उसने कोई अपने घर की जगह दी थी जाके सेफ हाउस जहाँ पे डैनियल पर्ल को लाए। तो वो गाड़ी जो है वो पहुँचती है वहाँ पे, और वहाँ पे 4 लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसमें अताउर रहमान भी है जो जैसे अपना लश्कर जंगवी का कराची का चीफ है, वेरी मास्टर्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, राइट, दैट गाय इज। तो वो आए और डैनियल पर्ल अंदर, ये लोग आराम से लाए और उसे कहा कि जी आप सबसे पहले कहा कि कपड़े चेंज करें। तो उन्हें ये था कि बग्स वगैरह कुछ ना हो, एंड उसने कहा ये क्यों आप कर रहे हैं, एंड तो उन्होंने कपड़े चेंज, उन्होंने कहा कि भाई नहीं आपके पास बग ना हो, शेख मुबारक आएंगे और अगर कुछ होगा तो इट एक्चुअली मेक सेंस। तो उसके कपड़े चेंज हुए, वाज कैप्ट इन अंडरवेयर, देन वाज ब्रॉट अ ट्रैक सूट जो आप देखते हैं कभी जो पहना, ही वाज
इस पर ट्रैक सूट पे आया, ही वॉज ऑब्लिवियस हो क्या व्हाट रहा इज़ हैपनिंग। उसके लिए किसी ने पूछा कि आप खाना खाओ, तो वो किसी ने कहा ये तो है बर्गर खाते होंगे, तो उनके लिए बर्गर और चीज़ें लाई गई। 1-2 घंटे गुजरते हैं चीज़ों पे। डैनियल पर्ल को फिर कुर्सी पे बैठ के एक जंजीर से बांध दिया जाता है, राइट। और फिर समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। ही वॉज कन्फ्यूज। उसने कहा नहीं, वो मुबारक साहब आएंगे, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। एंड ये कोई 3 से 4 घंटे होते हैं। शेख उमर डिडंट केम टू दैट प्लेस, और वो पीछे से कोऑर्डिनेट कर रहा था। एकदम से फिर क्या होता है कि रात होनी शुरू होती है। 7:30 बजे स्टार्ट होती है कहानी। घर वाले परेशान। कोई रात को 12-1 बजे इनकी जो वाइफ है, अलार्म बेल्स रैंग कि भाई ये तो समथिंग इज गॉन। तो दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट द यूएस एम्बेसी। द मरीन फ़ोन उठाता है, कहता है कि जी कॉल इन द मॉर्निंग, राइट। एंड अपेरेंटली कोई सुबह 6 बजे इनकी बात होती है लोकल CIA का जो बंदा था। एंड तो वो कहता है कि जी ऐसी हुई है। तो फिर वो कहता है कि आई विल कॉल द पुलिस, एंड रिसेंट कराची पुलिस आ जाती है 9 बजे उनके घर। और वो जो पूरा टाइम है वो डैनियल पर्ल रात में गुजारता है। अच्छा, उसी अगले दिन डैनियल पर्ल को कुछ समझ में आता है, तो अकॉर्डिंग टू पीपल हु वर देयर, ही सेड कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो जाने की कोशिश करता है, एंड ही ट्राई टू रन, एंड वो दीवार फलांगने की कोशिश करता है, बट वो पकड़ा जाता है, चीखता है हेल्प हेल्प। लेकिन वो एरिया उस ज़माने में बिल्कुल ही अलूफ था। 9 बजे 9:30 बजे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। फिर FBI, बिकॉज अमेरिकन सिटीजन वाज, एंड FBI आ जाती है। अमेरिकन एम्बेसडर इन्वॉल्व होता है। जनरल मुशर्रफ तक बात पहुंचती है, और वो इट बिकेम अ बिग इशू। यहाँ पे जब ये इशू इतना बड़ा हुआ, डैनियल पर्ल अभी तक जिंदा है, मुशर्रफ साहब तक बात पहुंच गई है। वी नो कि शेख उमर इज़ अ ISI informant, if nothing else, or some sort of That's ally. what we know। उस वक्त तक तो किसी को नहीं पता था। हाँ, जी। ISI का ally तो है। नहीं, he's definitely had been a ISI an asset. हाँ, That is not तो a, वो अगर एसेट थे और हमारे पास इस पॉइंट पे एक इंटरनेशनल स्कैंडल हमारे सामने था, हमने इसको रोका क्यों नहीं? तो मुशर्रफ साहब को जब पता चला, उस टाइम तक डैनियल पर्ल जिंदा थे या नहीं जिंदा थे। अभी तो सिर्फ 7 बजे उसे पकड़ा है, और अभी 14 घंटे हुए हैं किडनैपिंग में। And got the president of Pakistan, the chief of staff of Pakistan got to know this has happened. The ISI chief got to know this has happened. They sent out ISI team, FBI team as a joint team कराची में। कराची पुलिस भी होती है, और अब तक तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ क्या है सारी चीज़ें। Then they get an email with which is proof of life with Daniel Pearl's with a Dawn newspaper, बड़ा आपने देखा होगा। That was sent through an cyber cafe in Karachi। तो शेख उमर ने हर आदमी के लिए अलग टास्क रखी हुई थी। somebody who sent an email had a different thing। अखबार की प्रोक्योरमेंट कोई और करता है ताकि चेन ना पकड़ी जाए। अच्छा, तो वो हुआ क्या कि जब वो आई तो went shockwaves around the world, obviously became an international news। उन्होंने डिमांड रखी, आप सोचिए, जैसे हमने 26/11 की बात की थी लास्ट पॉडकास्ट में, दैट Al-Qaeda and what these guys think, you can't convince them, confuse them। They said that we are a nationalistic organization of Pakistan who has a Jew journalist with us who working for Mossad, और our demands are कि गुंतावा बे से लोगों को छोड़ें, सब लोगों पाकिस्तानी थे जो नहीं वो पाकिस्तानी भी थे, और सब भी कहते थे हमारे जो F-16 के आपने पार्ट्स रोके हुए हैं वो वापस करें, और थर्ड पेसर की बात की थी। तो वो व्हाई वुड समबडी जो कि इस्लामिस्ट मूवमेंट हो या जिहादी मूवमेंट वांट्स F-16 के पार्ट्स, वो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश थी। तो वो दैट इज़ वेयर माई पॉइंट इज। शान, मैं कहता हूँ दीज टेररिस्ट्स आर सो ईवल, ये मुल्की बिकॉज दे डोंट बिलीव इन अ नेशनलिस्टिक वर्ल्ड। ये उम्मा वाले कॉन्सेप्ट में है, और somehow in that delusion रिलीजियस कॉन्सेप्ट पे है। तो ये लोग समझते हैं उसके। और वो जो ईमेल जो किडनैपर गाय, आई रिमेंबर एट द रेट ऑफ hotmail.com थी
पहली ईमेल। दूसरी ईमेल 313 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्रॉफिट ऑफ द 3 हॉर्सेस ऑफ द प्रॉफिट, उस कॉन्सेप्ट से, तो इट शोज उमर, और शेख उमर ही बनाता था ईमेल, तो वो उसका ब्रेन। लेकिन शेख उमर खुद, अगर सॉर्ट ऑफ आपने बात की ना, एक एसेट था, उसको ये नहीं समझ आ रही थी कि यार ये चीज विल कम बैक टू बाय, मतलब इनको ये लग रहा था कि दिल गेट अवे विद इट। हम लोग ये समझते हैं कि वो हमारे एसेट हैं, मगर वो असली में किसी के नहीं होते। वो अपनी तरफ से टारगेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। उसकी तो नज़र में वो जो कर रहा था वो पता नहीं, शायद पाकिस्तान के लिए भी कर रहा हो, लेकिन वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट थोड़ी था एट दैट टाइम। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इन 2001 पाकिस्तान हैज़ टू इवन सैक द ISI चीफ जनरल महमूद आफ्टर 9/11, क्योंकि 360 डिग्री चेंज आ रहा था हमारी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस डॉक्ट्रिन में। तो हैट्स ऑफ टू जनरल मुशर्रफ टू हैव दैट चेंज मैनेजमेंट विद इन अ ईयर। एक नॉर्मल बात नहीं थी। तो आपके जो लोग थे वो इतने, उन्होंने लोगों से डील की थी अफगानिस्तान में एंड पाकिस्तान में विच वाज इस्लामिस्ट, दे गॉट इन्फ्लुएंस। आप लोगों की दाढ़ियाँ लगनी, कर्नल इमाम हैड अ दाढ़ी, एंड आई वाज समवेयर सेड कर्नल इमाम जब वापस आया, जब पॉलिसी चेंज हुई, तो उसने मुल्ला ज़ईफ के साथ मिलके कहने लगा हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है, और वो रोने लगा। एंड दिस वाज एन ISI गाय। बिल्कुल कर्नल इमाम तो फेमसली मुल्ला उमर के भी बड़े क्लोज थे। So that was the kind of penetration these guys were, और ideological alignment जब आपकी religious भी के साथ मिल जाती है, तो शायद आपकी nationalistic पीछे हो जाती है। तो ISI did a lot of work in 2001. They changed the chief. They brought in Ahsan Hayat, which is a brilliant ISI officer, DG at that time, who fought the war with the Americans on this, and it was not an easy task. तो खैर ये इन्होंने किया, और एंड अपेरेंटली डैनियल पर्ल को 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ आइडिया ही नहीं था, ना पुलिसिंग को, कि क्या हो रहा है। मुशर्रफ साहब को बताया गया, उनने आई एम श्योर रेड फ्लैग्स तो रेज किए होंगे ना, कि ढूंढो इस बंदे को, तो ढूंढो। मगर पॉइंट है इसकी, जब हमारे पास ईमेल आई थी एट दैट टाइम, मुझे याद है कि वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम ट्रैक कर पाएँ। द अमेरिकन्स हेल्प्ड अस एट दैट टाइम, एंड दे फाउंड आउट कि किससे हुई, बट इट टुक अबाउट 5-7 days। और इसमें अब क्या होता है कि आपको पता है 24 घंटे के बाद तो चांसेस और स्लिम होते जाते हैं। तो डैनियल पर्ल was kept alive for 8 to 10 days, right? अच्छा, अब उस ज़माने में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी हाउस टू हाउस अरेस्ट कर रही है, जितनी एजेंट्स की प्रोफाइलिंग है वो कर रही हैं, एंड अपेरेंटली वो उन्हें लीड नहीं मिली, लेकिन एक जगह से लीड मिली उन्हें। एक इन्होंने बंदा पकड़ा जिसका नाम था फजल, राइट? फजल को जब पकड़ा तो वो उसे पकड़ा मैरियट कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अगर आपको याद हो, जहाँ न्यूजीलैंड टीम भी थी, ठहरी हुई थी। एंड अपेरेंटली ही इन इंटेरोगेशन उसने कहा हाँ ये तो था, कहने का मैं एक गार्ड था जहाँ पे जो है वो मतलब ये चीज़ें हुई, और मैंने देखा कि ये मैं आपको बाद की स्टोरी बता रहा हूँ, पहले की नहीं। बट इन बिटवीन we didn't had a clue as to what has happened. Our intelligence, our policing, the American policing, the FBI all failed because उन्हें comprehend ही नहीं कर पा रहे थे कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। और उन्होंने ये जो पूरा ईमेल्स अब हमें समझ में आते हैं, जो रैंसम कॉल्स और ये चीज़ें की, ये जस्ट टू बाय ऑफ टाइम, ये एक ब्लफ था क्या? वो वाकई उनको जिस तरीके से डैनियल पर्ल बिहेड होते हैं at the end of the story. तो अब क्या हुआ कि इसमें एक ट्विस्ट आया मिलिटेंट साइड पे। शेख उमर को पता ही नहीं था अब क्या करना है इन 4th and 5th डे के क्या होना है। उसकी साइकोपैथ की एक बहुत बड़ी, मैं स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, ही डजंट थिंक साइकोपैथ के इसके रिपरकशंस क्या होंगे, और वो आगे का नहीं सोचता। सो दे डू इट, दे वांटेड एक वो करने, बट दे वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि हमारा वजह, उन्हें पता था कि हो नहीं सकता। One fine day, Sheikh Khalid Muhammad, who has nothing to do with Daniel Pearl's killing, at that time nothing to do with, he didn't know Daniel Pearl was kidnapped by someone, had a call from Colonel Saiful Adil. Saiful Adil is another Egyptian
militant, was a colonel in Egyptian army, a special commando, was involved in killing president, जैसे हमने बात की थी, यहाँ है ऐमन अल जवारी के साथ ही। उन्होंने कहा कि आई हैव समथिंग फॉर यू, और हमने ये जर्नलिस्ट जो है ये हमारे लोगों ने उठाया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि तुम देखो। तो उसने कहा कि बिस्मिल्लाह, कि ये हम देख लेते हैं। तो दैट इज़ व्हेन खालिद शेख मोहम्मद गॉट टू नो आफ्टर 3 or 4 days as to इनके पास है, एंड देन ही स्टार्टेड कोऑर्डिनेटिंग विद शेख उमर। उससे पहले जो रिचर्ड रीड था जिसके पीछे ये आए थे, शेख खालिद मोहम्मद के पास ही भेजा गया था, राइट। एंड शेख खालिद मोहम्मद ने कहा था भाई ये तो हमारे लिए ये बंदा फंसवाएगा हमें, तो ही रिजेक्टेड इट द होल आइडिया, बट इट वेंट थ्रू। खालिद शेख मोहम्मद अगेन was number 3 in Al-Qaeda, was an operational head, one of the most wanted men in the world. Karachi, and he was living in Karachi. अच्छा, तो फिर शेख उमर से शेख खालिद मोहम्मद का एक मीटिंग होती है, उसमें हैंडओवर होता है। मतलब क्यों हैंडओवर किया उन्होंने? उनका क्या लेन देन था इस सबसे? मतलब व्हाई वुड दे गिव अप देयर एसेट टू शेख खालिद मोहम्मद? बिकॉज उनके लिए अब कोई चीज़ बची नहीं थी करने के लिए। उन्हें क्या गुंतानामो बे से उन्हें लोग मिल सकते थे। आई थिंक शेख उमर, जो हमें बाद में इंटरोगेशन से पता चलता है, लेकिन शेख मोहम्मद ने जितने भी बयान दिए हैं, टू बी ऑनेस्ट ही इज सच अ क्लेवर गाय, ही इज मास्टर्ड, और डबल मीनिंग बातें करी हुई हैं। असेसमेंट ये है कि अगर सैफुल अदल शेख खालिद मोहम्मद को कॉल करता है कि आप टेक ओवर कर लो, तो शेख उमर जो है उसने ऑपरेशनल अप्रूवल सैफुल अदल या अलकायदा के किसी से ली होगी। सो ही वॉज अलाइंड विद अलकायदा, नॉट विद द पाकिस्तान। आफ्टर 2001 ऑनवर्ड्स आपके 90% जो लोग आपने पाले थे was move switch side to the other side. Yes, right? They were more loyal than to state than Al-Qaeda. मतलब वो they were more loyal to Al-Qaeda than the state. तो अब हमें समझ में आता है कि वो थी। और जब भी शेख खालिद मोहम्मद को डैनियल पर्ल दिया गया, अब शेख खालिद मोहम्मद जो थे वो उन्हें पता तो चल गया इस्लामाबाद में। अब इसमें 2 थ्योरीज हैं कि शेख डैनियल पर्ल को कब मारा गया। एक, शेख उमर ने कहा अपने लोगों से कि अगर मैं पकड़ा जाऊं, राइट, तो आप इसे मार देना, डैनियल पर्ल को, राइट। दूसरी थ्योरी ये है जो शेख खालिद मोहम्मद ने अपनी टेस्टिमनी में कहा कि इसे पकड़ा ही हमने कत्ल करने के लिए था, क्योंकि कुछ हो नहीं सकता था। क्यों कत्ल करना? क्यों करना था? शेख उमर कहता है, दोनों पीपल की टेस्टिमनी बता देता हूँ जो भी आपके ऑडियंस को। शेख खालिद मोहम्मद कहता था जब उसने इसे बेहेड भी किया कि ये जो है ये अपना हमने इसे कत्ल किया बिकॉज ही वाज अ जूइश मोसाद एजेंट वर्किंग फॉर इजराइल, ठीक है, एंड ही वांटेड टू गिव अ मैसेज। शेख उमर कहता है कि मैं मारना नहीं चाहता था और मैंने किडनैपिंग ही की थी, लेकिन जो ज़िबा किया और इन्होंने बेहेड किया उसका भी यही था कि ही वाज अ जूइश गाय। और जब एक बार पता चल गया मिलिटेंट्स को आपने जू को पकड़ा है समहाउ, तो हम छोड़ नहीं सकते थे उसे, तो इवेंचुअली उसे मार ही देते। और जो थ्रोट स्लिट करने की बात है उस पर यह था कि उससे टेरर ज़्यादा लोगों में फैलता है। और वीडियो बनाने की क्या वजह थी? यही प्रोपेगेंडा, मास प्रोपेगेंडा। सो इफ़ यू सीन Islamist movement have been making videos like this in Chechnya with Russian soldiers. अगर फर्स्ट टाइम किसी ने देखी और बिन डूइंग इट, और ये नॉर्मली अरब्स करते थे। अरब्स जब चेचनिया में आए तो स्टार्टेड डूइंग इट। चेचन्स वुड नॉट कट स्लिट समबडीज थ्रोट, वाज अरब अल-कायदा पीपल हु वेंट टू चेचनिया व्हेन दे स्टार्टेड। तो उन्होंने तो डिसाइड हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि आपकी आईएसआई और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ टिप ऑफ मिली कि शेख उमर वॉज इन्वॉल्व। जैसे आपने कहा ना एसेट थे, तो उन्होंने सारे एसेट्स निकाले, जान पहचान कुछ हुई, तो पता चला तो ये मिल नहीं रहा था। तो इसके वालिद साहब और चचा को बुलाया गया इंग्लैंड से, आईएसआई ने, और उनसे पूछा कि भाई आपका बेटा इन्वॉल्व है और ये इसे कहें कि अपनी गिरफ्तारी दे दे। इन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं। ये फिर गुलबर्ग में एक मस्जिद में अपने शेख उमर से मिले और उससे पूछा, तो ही ब्लंटली सेड कि भाई मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं हूँ,
ना, आप क्या बात कर रहे हैं? एंड वहाँ से हमारी ट्रेल ख़त्म हो गई एंड वी समहाउ बिलीव्ड इट एट दैट टाइम, वी बिलीव्ड इट. कुड यू इमेजिन? अभी सुनिए, हमारे पास कोई सॉलिड नीड नहीं थी. वी वर हैविंग सो मेनी लीड्स. इट वाज टाइम एट दैट टाइम, लेट्स गिव इनकॉम्पिटेंस वाला part, angle to this, not criminal incompetence but incompetence on our part. We were too naive. क्योंकि वो कहते वरना तो हमारा ही बंदा है ना, बता दे, साड़ा बंदा है ना, बता ही देता सच. क्यों तो बताता? वही तो क्यों बताता? तो these studies have so many layers ना. एट दैट टाइम मुसलमान भाई है ना, सच ही बोलते हैं. वो उनका पर्सपेक्टिव ये है, या कुरान पे हाथ रख के सच बोल देते हैं या कोई. तो अच्छा, तो वो 8वें या 9वें दिन, और कहते हैं 10वें दिन भी हो सकता था, उसके टाइम फ्रेम में हम कर सकते हैं. शेख खालिद मोहम्मद विद हिज 2 nephews अली एंड दिस गाय अनदर वॉक्ड इनटू एसनाबाद हाउस वेयर डैनियल पर्ल वाज देयर. ठीक है. और शुरू में आके उससे डैनियल पर्ल, बहुत उसकी हालत ख़राब है, खाना पीना उसे मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, उससे बात शुरू करते हैं, पहले अरेबिक में फिर इंग्लिश में बात करते हैं. डैनियल पर्ल स्पोक अरेबिक? नहीं, उसे नहीं पता था. उसे फिर इंग्लिश में थोड़ी टूटी फूटी में बात करते हैं. वहाँ पे एक पाकिस्तानी जो बंदा है जो खड़ा हुआ था, जो गार्ड था, फजल जिसकी बारे में, तो उसने उसके मुताबिक 2 मकरानी टाइप के अरब, क्योंकि उनके घुंघराले बाल थे, वो वॉक इन करते हैं, उनके शलवार कमीज़ पहने हुए हैं वो लोग, और वो लोकल की तरह, उनके हाथ में एक सफ़ेद एक कैमरा था और एक शॉपिंग बैग था. वो वॉक इन करते हैं और फिर डैनियल पर्ल से बात शुरू करते हैं अंग्रेज़ी में, और अरबिक में वरने उसे नहीं पता. तो डैनियल पर्ल काफ़ी गुस्से में था कि भाई मुझे रोका हुआ है, और फिर मतलब बातचीत करते हैं, थोड़ा सा पानी वानी पिलाते हैं उसे, और फिर इंटरेस्टिंगली वो कहते हैं कि ये दिस इज़ अ टेस्टिमनी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन. ठीक है. राइट. जो फजल था, फजल ने कहा कि उसे एक फॉरेन लैंग्वेज में बात करते हैं जो मुझे नहीं पता. वो इंटरप्रेट करते हैं कि दे स्पोक इन हिब्रू. दे न्यू हिब्रू. Some of out of 3 people somehow knew Hebrew, and after speaking in Hebrew, Daniel Pearl calmed down कि अरे तो भाई मामलात अपना बंदा है, अपने एक कंफर्ट आ जाता है. लैंग्वेज हो सकता है उन्होंने रिहर्स की हो या कोई ऐसी चीज़ हो टू फाइंड आउट कि वॉज अ मोसाद एजेंट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. और वो मैं कहने वाला था, उसको कंफर्टेबल करने का फ़ायदा क्या? आपने कत्ल ही तो करना है उसका. हाँ, वो आई थिंक एक कोई भी इंसान आता है, गेट टू नो, मेरे ख्याल से कसाई भी आता है, जानवर के हाथ तो फेरता है, पानी में लाता है, राइट. एंड दीज वर द सेम गाइज अपेरेंटली. एंड तो वो आए और फिर डैनियल पर्ल से कहा कि उसके कपड़ा पहना दिया, उसे समझ में ही नहीं आई. उसे फिर डैनियल पर्ल को इन्होंने लिटाया, एक पैर पे हाथ रखे, और दे स्लिट हिज थ्रोट, डैनियल पर्ल. एंड आई थिंक ऑफ इट, एंड it's a very gruesome thing. And apparently वहाँ से उन्होंने वीडियो फिल्म कर रहे थे, and apparently when they slit his throat or tried beheading, slit his throat at that time, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया. तो अगर आप डैनियल पर्ल की उस ज़माने हम सब ने देखी होगी अगर वीडियो, तो वो जो है खालिद शेख मोहम्मद सर पकड़ा हुआ है, स्लिटिंग की पूरी नहीं है, या और फिर दूसरे तो फिर एक और शूट किया गया जिसमें वो सर को फिर अलहदा कर रहा है धड़ से, और उसके सीने पे हाथ रख रहा है ताकि खून निकले, लोगों को बता पाए वो ज़िंदा था जब हमने ज़िबा किया उसे, या बेहेड किया. प्रॉब्ली दैट हॉन्टेड वीडियो हॉन्टेड मी फॉर लाइफ. खून हर तरफ था. उस जब वो हो रहा था, बेहेड हो रहा था, तो उसमें 3 पाकिस्तानी थे, 2 एक ने उल्टी कर दी थी तो उन्हें डांट के बाहर भेजा. सिर्फ there's only one guy was in the room, was because this was never done in Pakistan. ये सब जो रिपोर्ट आप सुना रहे हैं, ये वो फजल ने बताया था कि फजल खालिद शेख मोहम्मद ने दोनों ने बताया था. दोनों ने बताया और कोऑपरेट होती थी, और जी कोलैबोरेट हो रही थी. और जब उसे बेहेड भी कर रहे थे, उसकी टेस्टिमनी है शेख खालिद मोहम्मद, आई एम बेहेडिंग अ जू एंड आई एम टेकिंग रिवेंज फॉर ऑल दीज ग्रूसम गाइज, टेररिस्ट वाज डन इट. खून पूरा फैल गया. एंड फिर उसकी बॉडी को इन्होंने कोई 10 पीसेस में कट किया.
to spread it out in different locations. उसकी जगह ना है. And apparently जो सऊद मेमन था वो भी वहाँ पे था जिसने घर दिया था. उसका ताल्लुक जमात इस्लामी से था. और अल अख्तर ट्रस्ट एक था जिसे बैन किया गवर्नमेंट, अल रशीद ट्रस्ट सॉरी जो था जिसे बैन किया था यूएस, उससे भी उसका ताल्लुक था. जिसने अपना घर दिया था, उसकी सफाई हुई, फिर बॉडी को जाके दफन किया गया. नाउ दिस वाज डन एंड एवरीथिंग गॉट ब्लैंक्ड. फिर वीडियो पब्लिश हो गई, क्रिएटेड एन अपरोर. पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो गया एट दैट टाइम. अब वीडियो तो आ गई थी लेकिन कोई अरेस्ट नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ. एंड फॉर 2 months इट बिकेम अ कोल्ड केस. 2 months शान. और ये इतनी बड़ी इनकॉम्पिटेंस थी वॉर एंड टेरर में. एंड दिस वाज एट द हाइट ऑफ वॉर एंड टेरर. लेकिन इतनी लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, मतलब इनकॉम्पिटेंस तो चले सही है, मैं मान सकता हूँ कि आपसे नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद 2 महीने आप कोल्ड एक इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं एक इतनी हाई प्रोफाइल केस में, जिसमें हॉलीवुड फिल्म्स बाद में बनी, जिसमें पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को अनसेफ. मसला ये कि न्यू अभी भी जो थ्रेट्स होते हैं ना, वो अलकायदा जब आपका सेंटर ख़त्म हो जाता है और लोन वो एक्ट करता है ना, उसे ढूंढने में बड़ा मुश्किल हो जाता है ना. अब इन्होंने ये लोग ईमेल्स तक पहुंच गए थे. ईमेल्स के मतलब जिन्होंने की थी वहाँ तक नहीं. जब इन्होंने फजल को पकड़ा मैरियट वाले केस पे, दैट इज़ व्हेन द स्टोरी अनफोल्डेड. और फिर वहाँ से शेख उमर का भी नाम आया. फिर जब शेख उमर को पकड़ा गया हुनैत सिटी गुलिस्तान जौहर से, तो एक स्वाट टीम बनी थी जो सब लोगों को पकड़ रही थी, जिन्होंने 18-19 लोगों को पकड़ा. तो वो जॉइंट स्वाट टीम थी. एंड फयाज खान was a police officer par excellence, now lives in Houston, one of the most amazing guys who solved this case and worked on this case. तो उसमें इन्होंने जब शेख उमर को पकड़ा तो उसने भी कहा कि जी मैं गिरफ्तारी दूंगा. पहले उनकी सेटिंग हुई तो पकड़ के उन्हें एक ब्रिगेडियर एजाज शफ़ी जो आईएसआई में होते थे उस वक्त, पंजाब में इंटीरियर सेक्रेटरी थे, उनकी कस्टडी में दिया गया. तो शेख उमर वाज अरेस्टेड एंड अमेरिकन्स वर नॉट टोल्ड फॉर नेक्स्ट 4 days. तो क्या किया उन्होंने 4 दिन उसको अरेस्ट करके? अमेरिकन्स कहते हैं डीब्रीफ किया, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है जैसे आपका वो था चीज़ें. और देखिए इवेंचुअली द क्राइम हैपेंड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी एजेंसी हैज़ अ राइट. तो जो हम कहते हैं ना जो इतना, लेकिन इट साउंड्स लाइक हम कुछ कवर अप कर रहे थे. क्या ये आपको लगता है कि कुछ कवर अप हो रहा था? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जाऊँ, जब डिड द गवर्नमेंट वॉच द इन्वेस्टिगेशन और द ट्रायल आगे जाके जो होते हैं शेख उमर पे या जो बाकी सारी चीज़ें हैं, वो जो 4 दिन थे जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं. अमेरिकन्स भी नहीं कहते कि बॉस्ड अप थे या वो कोई भी नहीं थी. जो 4 दिन रखा था वो, एक तो ये जो हमारे यहाँ एक मिथ है ना, जो हम कहते हैं अमेरिकन्स कि हम लेट जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, राइट ना. तो हमने जो 4 दिन रखा था वो, मैं आपको फ्रॉम इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव उसे डीब्रीफ किया होगा, उसे पूरी स्टोरी समझी होगी, उससे पूरी लाइन समझी होगी कि अमेरिकन से जाने, पर ये भी पूछा होगा कि यार कोई हमारा बंदा तो इन्वॉल्व नहीं है इंटरनल का, या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि मुल्क की बजाय आर राइट. तो जब फिर उसे जब किया तो अमेरिकन वो वेरी एंग्री. मतलब वो ज़ाहिरी बातें होंगे ऑन दिस. और बट उन्होंने बड़ा एहतजाज किया. विंडी चैम्बरलिन भी हो गई, उनका CIA का लोकल जो स्टेशन चीफ था उसने भी किया. फिर ये पूरी चेन बननी शुरू हुई और फिर आपके अरेस्ट हुए और लोगों को पकड़े गए. तो टॉक टू मी अबाउट द ट्रायल. उमर शेख की ट्रायल पे आते हैं. अब ये सब हो गया, लोग कहते हैं उनकी कोई कन्विक्शन भी ओवरटर्न हुई थी. बहुत सारी क्रिटिसिज्म है टुवर्ड्स द ट्रायल बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑन उमर शेख. इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, व्हाई इज इट सो कंट्रोवर्शियल? देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो कौन सा जज जो है वो कौन सा विटनेस आएगा इसके सामने, राइट. तो इफ़ इट्स स्टेट वर्सेस शेख उमर ट्रायल, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी गलती है. स्टेट कौन उस टेररिस्ट के सामने आके गवाही देगा? तो स्टेट ने जब भी उसे अंडर कस्टडी तो रखा हुआ है किसी ना किसी उसमें, और
क्राइम में. बट आई टेल यू कि ट्रायल सिर्फ इसका नहीं हुआ शेख उमर का, उसमें बहुत सारे लोगों का ट्रायल हुआ था. और अगर आप उसमें से देखें तो जो आपने 16 या 17 लोग बैठे थे उसमें से 8 लोग फ्री हैं अभी. और वो ज़ाहिर बात है वो अकम्प्लिस थे ना, किसी ने ईमेल की थी, उन्होंने अपनी सज़ा, किसी ने तस्वीर खींची थी, किसी ने वो की थी. बट जो उसके जो मेजर लोग हैं, जैसे कि एक हमारी एजेंसीज़ और CIA जो थी वो ले गई थी वन ऑफ द पर्सन जिसने बेहेड किया था, जिसने बनाया था, वो अब तक मिला नहीं है, उसकी लाश नहीं मिली. दोनों जो लोग हैं शेख खालिद एंड अदर वन आर इन गुंतानामो बे. इनफैक्ट गुंतानामो बे में शेख खालिद कहते हैं अब अप्रूवर बन गया है और वुड बी क्लोज टू अमेरिकन इन चीज़ें. तो एजेंसीज वुड वांट देम टू बी अलाइव बिकॉज दे वुड ऑलवेज बी एन एसेट एज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपेंड और देयर थिंकिंग इन. और ये जो शेख उमर वाला एलिमेंट है यार, आई थिंक ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट टेररिस्ट पाकिस्तान हैड इन दिस. और वो जो मैनिपुलेशन करता है, आपको याद होगा कि अच्छा उसने दे हैड द डिफेंस टीम और बहुत सारे लोग टर्न हो गए थे जो उन्होंने पुलिस कस्टडी में कोई और बयान दिया और उस पर करा. तो ये जो हमारा लीगल प्रोसेस है आपको पता है वो डिले करता रहता है चीज़ें. इन्हें सज़ाएं हुई भी और बट दे वर अलाउड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दे वर एट अ पॉइंट फ्रीड. लेकिन फिर US प्रेशर की वजह से हमने फिर उन पे वापस केस किया था, या कुछ ऐसा भी सिचुएशन थी ना कि जो शेख उमर और उसके 3 अकॉम्प्लिसेस थे उनको स्कॉट फ्री छुट्टी मिली थी इससे? देखिए आई डोंट नो, मेरे ख्याल से US प्रेशर काम किया होगा. और आई थिंक शेख उमर जो है वो उसके पास कोई ऐसी गीदड़ सिंगी है अभी भी कि यू नो वो ही हेल्प्स आउट यू नो इन बस्टिंग नेटवर्क्स. आपने ब्लैकलिस्ट देखा होगा राइट? तो रेमंड some कैरेक्टर, बट पॉइंट इज कि ही इज स्मार्ट, ही इज अगेन वो अपनी इनोसेंस जो है ना. आई मेट हिम इन हैदराबाद जेल एंड शेख उमर, यस, एंड अपेरेंटली मैंने पूछा भाई, वो कहता है कि मैंने किडनैप किया था, मैंने कत्ल नहीं किया ना. शेख उमर कैसा बंदा है? अगर आप उनसे मिले हुए हैं तो मेलो वेल स्पोकन, यू नो, यू वुड लुक इन योर फेस एंड टॉक. वो नहीं है कि नज़रें छुपा के. इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. उसकी आइडियोलॉजी जो है वो इस्लामिस्ट वही है अभी भी, खलीफा लाने की और यू नो ऑल दिस थिंग्स. बट आई थिंक अच्छा फिर बाद में उसने डैनियल पर्ल की वाइफ को ख़त भी लिखा कि आई एम सॉरी, मैं गलत था, राइट? तो उसने सिंपैथी लेने की भी कोशिश की. यू नो टिपिकल साइकोपैथिक एटीट्यूड, यू नो, ड्यूअल पर्सनैलिटी. एक रूमर है शेख उमर के बारे में, एक और रूमर कि वो प्रिजन में नहीं है और कि वो एक्चुअली मतलब उनको निकाला गया था लेटर ऑन बिकॉज ही वाज एन इन्फॉर्मेंट टू द ISI. इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, इतना ऑब्वियस नहीं है. एक्चुअली इन लोगों को एक बहुत ही अलहदा आइसोलेटेड सेल में रखते हैं जो कि नॉर्मल प्रिजनर्स के साथ नहीं करते, क्योंकि ये लोग अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर देते हैं. आपको जेलों की तो हाल पता है. बट यू नो ही गॉट होल्ड ऑफ अ सेल फोन एंड ही कॉल्ड द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बॉट पाकिस्तान क्लोज टू अ वॉर ड्यूरिंग ज़रदारी टाइम कि मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ और हम आपके यहाँ आपने ये किया है. तो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर जो कि यू नो मैनिपुलेट, यू नो, वन ऑफ द वर्स्ट मैनिपुलेटर्स यू कैन फाइंड. ही वाज, how do I put it, Charles Sobraj of Pakistan sort of a character, mixed with Islamist touch. अच्छा, एक और सॉर्ट ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी मैं आपको बताऊं जो मुझे सुनने को मिली इंटरनेट में. ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज शाह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर ISI ऑफिसर, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि इजाज शाह साहब के घर पे मेन कल्प्रिट्स जो थे इस पर्टिकुलर केस में वो वहीं पे होते थे, वहीं पे उनको सेफ हेवन मिल रहा था. क्या ये बात सच है? नहीं, वो देखें, ब्रिगेडियर इजाज शाह वो जनरल मुशर्रफ वेरी क्लोज guy and his work on war on terror has been amazing. वो सेक्टर कमांडर पंजाब मतलब ISI में रहे, बड़े सीनियर पोजीशंस में रहे. He was part of what we call the deep state of Pakistan, right?
एंड डीप स्टेट इज़ अगेन अ स्टेट विद इन अ स्टेट जो कि डिसीजंस लेते हैं और नेशनल सिक्योरिटी मामलात पे दे हैव अनलिमिटेड एक्सेस। तो वो जो है ना, बिकॉज शेख खालिद उमर एंड ब्रिगेडियर जो एजाज शाह हैं, जिन उन्होंने वो हैंडलर थे एक ज़माने में शेख उमर के, एंड दे केम फ्रॉम द सेम विलेज। तो उसे ये था कि जब मैं अरेस्ट कर दूंगा या अरेस्ट वो करूंगा, ही नेगोशिएटेड टर्म्स बिफोर हिज अरेस्ट, राइट। तो उसने कहा था कि मुझे ये मारेंगे वारेंगे नहीं, वो बड़ा एक तरीके से उसने सेटलमेंट की और सही है वो चीज़ें। तो ब्रिगेडियर शाह को ही इन्होंने अरेस्ट दी थी व्हेन वाज इन आईवी, और मतलब ये बड़ा एक आपकी बात सही है, उसमें सदाकत है, लेकिन वो उस पर्सपेक्टिव में नहीं है। बट शेख उमर एंड ब्रिगेडियर साहब केम फ्रॉम सेम विलेज, दे हैड डेल्ट alongside as They had a relationship. Yeah, of course they have a relationship. देखिए जो didn't Osama had relationship with CIA, he had a relationship with CIA, but वो फिर वो स्विच हो गए ना, यू नो, सोवियत वॉर ख़त्म हो गई, दे वर बिकेम रिडंडेंट एंड इस्लामिक, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रहता है। मगर आप डैनियल पर्ल को, अभी पूरी स्टोरी हमने सुनी, अगर आप ये सुने, खालिद ख्वाजा, यू नो, अ डूबियस गाय, राइट, जिससे वो पहले मिला, you know, again, you know, these were officers who have turned again, but point is at dubious credentials, बिल्कुल, right? Sheikh Umar तो obviously था, you know, if Saiful Adl and Al-Qaeda main leadership is involved in calling them, तो अगर आप इसे आज 25 साल बाद या 20 साल बाद उसका नेक्सस देखते हैं, तो मैं तो ये देखता हूँ ये सब किसी ना किसी तरह एक ही वेब में फंसे हुए थे और ज्वाइंट थे, एंड द आइडियोलॉजी वाज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। लेसन्स फॉर स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न, अनलर्न एंड लर्न। हैव वी लर्न? देखिए, हमने अभी पिछले पॉडकास्ट में किया था, जो हमने 2013 का कराची एयरपोर्ट अटैक के बाद क्या हमने लर्न किया 2020? नहीं। बिन लादेन, एबटाबाद, राइट नेक्स्ट टू, नहीं, वो तो हमने चलें कर लिया, लेकिन पॉइंट इज कि अभी हमने जनरल बाजवा ने जो तालिबान के साथ डील की थी, दिस पॉलिसी ऑफ गुड तालिबान और बैड तालिबान हैज़ फेल्ड, बिकॉज यू नो ऑल ऑफ दीज, और ये जो प्रॉक्सीज का ज़माना है ये ख़त्म हो चुका है। ये जो लोगों को आप यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड विच यू आर लिविंग, अब ये नहीं चलेगा। इवेंचुअली अब आपको नॉर्दर्न अलायंस अच्छी लगने लगी है तालिबान के अगेंस्ट, कि यार उस ज़माने में हमारे पास इतने फौजी नहीं मरते थे, जबकि एक कारज़ाई की हुकूमत थी या वो थी, वो तो हम अब हमें अहमद शाह मसूद भी अच्छा लगना शुरू हो गया। आज हमारे फौजी ज़्यादा शहीद हो रहे हैं TTP की वजह से, जो बिकॉज तालिबान उसे शेल्टर दे रहा है। और तालिबान, बाय द वे, आई विल टेल यू इन फ्यू डेज, आई हैव गॉट इन्फॉर्मेशन जस्ट यस्टरडे दैट द इंडियंस would be hosting first official Taliban diplomat ambassador. हो सकता है जब पॉडकास्ट की जब आए तो तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हो। आज हम बैठे हुए हैं ऑन द 22nd of February 2025 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है जब हमारा आए तो वो वहाँ पे बैठा हो। तो पॉइंट इज़ कि ये जो डिस्टिंग्विश हम करते थे गुड बैड, इसमें बिल्कुल नहीं। स्टेट में लेसन्स फॉर स्टेट, इसके पुलिसिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग, पुलिस और स्टेट सबसे बड़ा बदमाश होना चाहिए। आपने जो वेपन्स के दर्रा आदम खेल बनाए हुए हैं और स्मगलिंग रूट्स बनाए हुए हैं, वो सब ख़त्म होने चाहिए। यू नो, दीज आर ट्राइबल, हमारी कंट्री ट्राइबलिज्म का शिकार हो चुकी है। और ये जो आपकी ब्लैक इकॉनमी है, जो आपकी 2.5 times बड़ी है फॉर्मल इकॉनमी में, जहाँ जो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करती, जो बैंकिंग, उससे आपको फॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो ये वी कैन नॉट लिव इन 60s and 70s नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट कैशलेस पेमेंट्स। हमें ये पूरा निज़ाम कुछ हो भी रही है, बहुत सारी कोशिश हो रही है।
चीज़ों पे. बट अगेन जो हम हर कोई एक नया जर्नल आता है कहता है आज मैं ये ज़रबे ये शुरू करूँगा, मैं वो ज़रबे. इट हैज़ टू बी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, नॉट अ जर्नल्स पॉलिसी. And it needs to be long term. Journals and politicians would come and go. Pakistan would remain the same. The people of Pakistan would be here. और very important element, थोड़ा सा society की changes भी. We should not allow any law enforcement agents, because जब हम double उसकी बात करते हैं, to and his family to move outside Pakistan next 5 years election, वो अपने retirement के बाद ड्वेल जो पासपोर्ट्स हैं वो जो हैं वो उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज यू सी दैट क्रिएट्स अ बैड टेस्ट. एंड तो जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इट कम्स अंडर इतनी सारी चीज़ें. डैनियल पर्ल के बारे में कहूँगा, माई फाइनल कंक्लूजन, आज मुझसे कोई 20 से 22 साल बाद असेसमेंट उसकी पूछे क्या वो मोसाद का एजेंट था, मेरे ख्याल से नहीं. क्या वो ओवर एम्बिशियस, if I could use the word, over ambitious, चूतिया था, yes, right? In that, he didn't had that. He became so obsessed with breaking a story that he was so naive. He was American embassy warned him, the Pakistani police warned him, his wife warned him. He went against all advices, broke protocols. एंड यू became, और आपको पता है कि अलकायदा बैठी हुई है, राइट? आप हर मिलिटेंट से जाके पूछ रहे हैं मुझे उसामा बिन लादेन से मिला दो, मुझे शेख मुबारक से मिला दो, अच्छा एक और चीज़, खालिद शेख ख्वाजा शेख से पूछा मैंने पूछा कि यार ये आपको पता था कि कर रहे हैं या मिलने जा रहे हैं कराची में? कहने के नहीं, मुझे नहीं पता था, खैर मुबारक तो रहते ही लाहौर में था. क्या इसे इतना, ये वॉल स्ट्रीट का जर्नलिस्ट था, इसे ये नहीं पता था खालिद ख्वाजा से मिला या किसी और से मिला, ये नहीं पता था सिंपल इंफॉर्मेशन. यू आर मीटिंग द अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंट्स इन इस्लामाबाद, इन कराची. यू हैव दैट सिंपल इंफॉर्मेशन दैट शुड वी हैव प्रोटेक्टेड हिम मोर दो. आपको लगता है इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस पाकिस्तान की जो हमारे जो भी है, जैसा भी है, एक हमारे भी जर्नलिस्ट जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या हमें सिक्योरिटी मिलती है? क्या वहाँ पे सिक्योरिटी की उस तरह ज़रूरत है शायद जैसे अच्छा, यहाँ पे है? नहीं तो अब जैसे जिस ज़माने में वो आया था, तो अगर इफ़ ही वुड हैव आस्क्ड फॉर, ये लोग खुद नहीं लेते ना, कहते हैं कि हमारे ऊपर स्पाई करते हैं या चीज़ें, अगर वो मांगता तो प्रॉब्ली उसे मिल जाती. वॉल स्ट्रीट, बट जर्नलिस्ट डोंट आस्क फॉर सिक्योरिटी, डोंट टेक प्रोटोकॉल्स बिकॉज दे मीटिंग सोर्सेज. एंड अगर वो उसे सिक्योरिटी मिले भी होती तो आई एम श्योर विद हिज माइंड डैनियल पर्ल वुड हैव स्किप्स कोर्स, कहता जी यहाँ खड़े हो और मैं पीछे से निकल के मिल लेता चीज़ों पे. तो इट वाज अ सुसाइडल मिशन ऑन डैनियल पर्ल्स पार्ट. आपने बिल्कुल पॉडकास्ट की शुरू में बात की थी ऑफ द टेस्टिमनी एट ग्वांटानामो बे. इसके बारे में थोड़ा सा बताएं. व्हाट डिड ही से, नॉट शेख उमर, खालिद शेख मोहम्मद, यू कैन जस्ट टेल मी लिटिल बिट अबाउट व्हाट ही वाज थिंकिंग एट दैट टाइम. जी, सो शेख खालिद मोहम्मद ने फिर टेस्टिमनी दी, और फिर उसके बाद जो है आप देखें ना, इनकी जो मोटिवेशन थी वो यही थी. वो कहता था कि मैं एक जूइश आदमी को मार के एक मैसेज देना चाहूँगा पूरी दुनिया को, जिससे हमारी वो होए. उसामा बिन लादेन, वी गॉट टू नो, व्हेन ही गॉट टू नो व्हाट हैज़ हैपेंड, वाज एंग्री एट शेख खालिद मोहम्मद. क्यों? Osama bin Laden said that this is bad, that sort of publicity is bad for our organization, because they wanted to keep it low and survive this. Sheikh Khalid Mohammed wanted his personality, तो वो आया भी और चीज़ों पे किया. मुझे एक चीज़ और है कि जब वो मतलब डैनियल पर्ल की सफाई कर रहे थे खून की, तो इन्होंने वहीं पे नमाज़ पढ़ी है, सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग के रिलीजियस रिचुअल इन्होंने पूरा किया है. तो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज ग्रूसम. ये पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस करती नहीं थी जिहादी को, वो कर देती थी लोगों को बेहेड करना. सुसाइड बम्बिंग केम बिकॉज ऑफ इजिप्शियन विंग, एज वी डिस्कस 1995 इजिप्शियन एम्बेसी बॉम्बिंग इन इस्लामाबाद. फिर इवेंचुअली शेख खालिद मोहम्मद जो है वो टिप ऑफ होती है रावलपिंडी से, पकड़े जाते हैं अपेरेंटली. और फिर कितना अरसा बाद पकड़े गए थे? इन अबाउट
कोई 6 to 8 months टाइम वो पकड़ा जाता है, बट फॉर हिम टू स्टे इन पाकिस्तान, देखिए ना 2000 के बाद 1 के बाद 2 और 3 तक अगर एक आदमी ऑपरेट कर रहा है तो वो बड़ा, वो भी क्लेवर था, और यहाँ भी कुछ चीज़ें थी, नेटवर्क थी, या तो एजेंसीज एंड अमेरिकन्स भी तो थे, अमेरिकन्स wanted to check इनकी communication. Sometimes you let people go to do this, but they never comprehended कि ये इस टाइप का एक अमेरिकन सिटीजन को बेहेड करेगा, दैट टू इन पाकिस्तान. डैनियल पर्ल एक वो चीज़ है शायद जिसने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया इन टर्म्स ऑफ, हमने पहले भी बात की थी, इमेज जो हमारा इंटरनेशनली आज तक ख़राब है. अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा इसी के रिलेटेड. देखिए, इमेज तो हम नहीं ठीक कर पाए और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, और हमने बहुत सारी पॉडकास्ट पे डिस्कस भी किया है. हमारी एक रिलेशनशिप विद द तालिबान, विद रिलीजन बहुत डिफरेंट चेंज होती रही है. मैं जर्नलिज्म पे भी नहीं कमेंट करना चाहता, मैं सिर्फ एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि इस सब के बाद बेशक इनकॉम्पिटेंस थी, मैं माना इनकॉम्पिटेंस थी, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स थी जो दोनों साइड, आपने बात की ना चेंज मैनेजमेंट, मुशर्रफ ने अच्छी मैनेज की. आज की तारीख में आज भी हम टेररिज्म से एक जंग में हैं. कितने कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, पाकिस्तान आर्मी की, डी रेडिकलाइजेशन की, व्हेन इट कम्स टू इस्लामाइजेशन या फंडामेंटलिज्म. बिकॉज वही बात आ जाती है कि कुछ रिलेशनशिप्स हमारी इतनी कॉन्वल्यूटेड थी तालिबानों के साथ, और आज की तारीख में शायद वो कम हो गई हों, लेकिन अभी भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि आपने बात की पिछले पॉडकास्ट में, नेवल बेस पे अटैक हो गया, वो जो मेहरान वाला अटैक था, इस तरह की इतनी चीज़ें, कराची एयरपोर्ट पे अटैक हो गया, डैनियल पर्ल हो गया, उसामा बिन लादेन इधर पकड़ा गया. हम कोई स्क्रीनिंग, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कुछ कर रहे हैं ताकि फौजी लोग, अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, और ये सब लोग पूछते हैं. आई थिंक जितनी अच्छी डी रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान फ़ौज ने और इदारों ने अपने अंदर की, शायद किसी ने नहीं की. मुझे याद है कि इन टर्म्स जो था वो देखें, इस्लाम एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और वो नारे हैदरी भी लगाते हैं, और या रसूल अल्लाह भी बोलते हैं, मतलब या अली भी बोलते हैं, या उस पर या अल्लाह करके वो करते हैं. लेकिन पॉइंट इस कि जब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जब हमारी फ़ौज नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, तो हमारे पास फ़ौजियों की वो थी रिजर्वेशन. ज़ाहिरी बात है, ऑल्दो दे बिन गुड सोल्जर्स, दे बिन आस्क्ड टू, दे फॉट विद ब्रिटिश अगेंस्ट, लेगेसी तो वो है ना, अगेंस्ट नेटिव पॉपुलेशन, तो वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी थी. बट टू गो अगेंस्ट इन मॉडर्न, फ़ौज चेंज हो गई है, तो फ़ौज ने बहुत बड़ा रेडिकलाइजेशन स्टार्ट की. हर यूनिट के साथ एक मौलवी था, स्पिरिचुअल कमांडर था, कमांडर जो आपका सीओ था, उसे रिलीजियस ट्रेनिंग दी कि यार काउंटर करें. ओपन कचहरियाँ होने लगी कि आप सवाल पूछें. फिर एक और भी आपने देखा होगा, प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि वो लोगों के जो मारते थे खतने नहीं होते थे टीटीपी में, टू गिव मैसेज टू इनसाइड कि यार जिन्हें हम मार रहे हैं वो इंडिया फंडेड लोग हैं, और वो बाज़ वक़्त मुसलमान भी नहीं हैं. कुछ इस टाइप की भी हमने अपने लिए क्रिएट की स्टोरीज़. इवेंचुअली उस वक्त समझना मुश्किल था, अब समझ में आता है, सही थी. लेकिन ज़ाहिरी बात है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 5-6 लाख लोग, 7 लाख लोग, काउंटर इंटेलिजेंस आपकी काम करती है, यूनिट पे इंटेलिजेंस लेवल पे इंटेलिजेंस होती है, आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस, आपकी ACRs बनती हैं, JCOs होते हैं, सारी चीज़ें. तो वो एक सेल्फ मैकेनिज़्म तो है. आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और इसका सबूत ये है कि इनसाइड जॉब्स फ़ौज में अगर आप 2013-14 के बाद से देखें, वो कम होती गई हैं, राइट. और यस, उसमें से 1 या 2 लोग ही होते हैं जो कि कर सकते हैं कोई गलत काम, बट वो लेट्स गिव देम क्रेडिट ऑन दिस पार्ट कि ये चीज़ है. वो क्या, बट पॉइंट है इसके मैं जो समझता हूँ, जो डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम शुड बी फॉर ऑल पाकिस्तानीज, करिकुलम का पार्ट होना चाहिए. जैसे सऊदी अरेबिया हैज़ अ डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम फॉर 2030. UAE में मैं आपको बता दूँ, वो मैजिक भी नहीं पढ़ने देते बच्चों को.
right? Because they want to tell them about the real world, right? So a lot of things in curriculum, क्योंकि आपको अगली जनरेशन तैयार करनी है. बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, आपने मदरसा रिफॉर्म्स का भी सुना होगा. हमारे यहाँ कोई 60 लाख बच्चे जो हैं वो इस दुनिया की तालीम नहीं, वो अगली तालीम के लिए रेडी हैं. तो उन्हें किस तरह आप अपने पास लाओगे? एंड दे बिकेम फॉर्डर्स एंड कैडर्स टू ऑल दीज रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज फॉर केओस, एंड टू उसमें से कोई अगर 2% भी चले जाते हैं जहादी ऑर्गेनाइजेशन में या फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो चले जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली हम जितना भी करें, इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, ये है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इसे कंक्लूजन इस पे लाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़ी ग्लोबल थ्रेट क्या है? वो इस्लामिस्ट, अनफॉर्चुनेटली इस्लामिस्ट लेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसे बनाए कोई भी, चाहे वो सीरिया में आईएसएस किसी और ने बनाई हो, सही, या किसी और से, मगर आप क्यों एक्सेप्ट करते हैं? ट्राइबलिज्म इज़ अ बिग प्रॉब्लम जो पे आ गया है. बिगेस्ट आजकल हमारी बड़ी बात होती है और चीज़ों पे कि पश्तून सोसाइटी, क्या वजह है? वो कहते हैं कि अपना कि वहीं से सुसाइड बम्बर्स आते हैं. एक पश्तून सोसाइटी हैज़ टू इंट्रोस्पेक्ट विद इन कम्युनिटी कि यार क्या वजह है कि आप ये क्या बैतुल्ला मसूद आ रहा है, आप ही क्या वो चीज़ें आ रही हैं. अच्छा, वो कहते हैं हमें यूज़ किया गया, अब्यूज़ किया गया, और फिर अब तो हमने सुना कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी वाला वो सुना, तो जो वर्दी वाला है वो बचा भी रहा है और फिर रोज़ाना शहीद भी हो रहा है. तो इन रियल वर्ल्ड इन सारी चीज़ें, तो हमें जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी चाहिए डी रेडिकलाइजेशन की स्टेट को, वो केपीके में करनी चाहिए. और अपने ट्राइबल एरियाज़ का बहुत अच्छा था कि हमने फाटा ख़त्म करके उन्हें लाए मेन स्ट्रीम में, लेकिन स्कूलिंग ये जो और वहाँ पे फैक्ट्रीज लगनी चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आपका पेट भरा होगा तो आप वो गलत चीज़ों में नहीं जाओगे. उसके बाद भी इट हैज़ टू बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस. तो एक सूबा है विच इज़ अनफॉर्चुनेटली ब्रीडिंग सो मैनी इंसर्जेंसीज इन पाकिस्तान, एंड दैट इज़ बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अस. और वहाँ से भी आई थिंक और उसकी वजह से पाकिस्तान में रेसिस्ट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स पश्तून बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. यार लेट्स एक्सेप्ट इट, खुली बात करते हैं. कराची में, पंजाब में भी हम देख रहे हैं, राइट, इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं. अगवानीज जो हैं वो और पश्तून्स का वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा ब्लर हो रहा है, जबकि अगवानीज टोटली डिफरेंट हैं हमारे पश्तून पाकिस्तानी. क्या कोई पश्तून वजीर अफगानिस्तान में जाएगा बनने? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इतने इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बेहतर एक उसमें रह रहे हैं. तो वो बहुत ज़्यादा इट्स बिकम ब्लर, एंड वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन अ डी रेडिकलाइजेशन सेशन, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट स्पेशली फॉर केपीके. और उसके लिए कोई स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा हमें, इकोनॉमिक पैकेज भी, और वहाँ की जो हमें गांव देहात में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दीज गाइज हु आर मिलिटेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दैट एरिया. ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, एंड दिस इज़ शुड बी पार्ट ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन. स्पेशली अटेंटिव हमें देना पड़ेगा, क्योंकि एक ये हिपोक्रेसी भी है फ्रॉम अ पश्तून सोसाइटी, अगर मैं बोलूँ इस चीज़ का, कि आप कहते हो कि इस दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, लेकिन वर्दी वाला क्यों मर रहा है, शहीद हो रहा है? वो आप ही को बचाने के लिए कर रहा है. अच्छा, किससे लड़ रहा है? टीटीपी से लड़ रहा है ना. टीटीपी कौन है? वो भी पश्तून ऑर्गेनाइजेशन है प्राइमरीली, राइट. और टीटीपी वो कहती है कि जी अगर हम इस्लामिस्ट नेशन बना लें उस एरिया को, उसमें क्या आप वो बनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे, वो हो ही नहीं सकता. आई थिंक जो जनरल अवाम की सेंटिमेंट है, केपी का मैं पर्सनली कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल अवाम की सेंटिमेंट है, वो उनको ये लगता है कि ये सब एक इंटरनल बैटल है, या ये पपेट्स हैं पाक फ़ौज के, और पाक फ़ौज ये दहशतगर्दी के पीछे अब वर्दी है. देखिए ना, एपीएस पे जब हुआ तो हमारे यहाँ अब तक एक वास्ट मेजॉरिटी, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कहते हैं ये इनसाइड जॉब है. उन्हें पता ही नहीं है कि जब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं तो आप
यार फौज के बच्चे और हमारे बच्चों शहीद हुए थे उसमें। केपीके में 10 टेररिस्ट में से 2 सऊदी थे, एक ओमानी था, चेचन्स थे ना। इट वो खालिद खुरसानी कौन था, वो भी पश्तून था ना। तो और उसे किसने मारा, अमेरिकन ने मारा हमारे कहने पे। तो हमारी जो वही जो बात है, जो हमारा नैरेटिव है ना, जो कि सही नैरेटिव है, या तो हमारे मेरे ख्याल से यार नहीं कहना चाहिए, हमारे जो नैरेटिव बिल्डिंग वाले लोग हैं और जो सच्चाई दिखाने वाले हैं वो नाकाम हो चुके हैं। एंड दिस इज़ वाई आई कम टू पीपल लाइक यू, मतलब ऑन दीज चैनल्स मैं तो लिखता था, मुझे कोई शक्ल दिखाने की अपनी वो नहीं है कि आई वॉन्ट टू speak through you to generation Y, Z and people who are watching कि भाई अपनी आंखें खोलें। इट इज़ नॉट दैट, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया बताने में ही नाकाम हो चुका है कि असली कहानी क्या है। क्या ज़रूरत पेश आई है हमें डैनियल पर्ल को डिस्कस करने की आफ्टर 20-22 ईयर्स? क्या ज़रूरत है कि हमारे कितना ईजी है हमारे स्टेट को दिखाना कि एपीएस में क्या हुआ था। लेकिन इसमें स्टेट की भी तो फेलियर है ना। ये मैं स्टेट की फेलियर कह रहा हूँ। स्टेट का नैरेटिव बिल्डिंग जो फैक्ट फाइंडिंग ऑफ एब्सोल्यूट फेलियर है, वो उन्होंने दे दिया जिन्हें आप 20-20 करोड़ रुपए देते हैं, जो अब लंदन अमेरिका में वो भी आपके हाथ से निकल गए थे। उन्होंने आपके पैसे खाए और डिसऑनेस्टी की है और वो मैसेज नहीं पहुंचाया। और वही वाली बात आ जाती है ना कि डैनियल पर्ल को आज डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी समझना है, और समझने के लिए मेरे पास जो मटेरियल अवेलेबल है, और मैं और आप चले जाएंगे शयान, हो सकता है 30 ईयर्स बाद ये कोई पॉडकास्ट देख रहा हो, या 50 साल बाद, 100 साल बाद देख रहा हो, वो तो रहेगा। तो उसे पता हो कि इट्स पार्ट ऑफ हिस्ट्री कि वाई इट हैपेंड। अपना क्या डैनियल, बहुत इजी है किसी को जू कह के, यार जू को भी मारना, इस्लाम तो पत्तों को भी नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे करना। तो ये जो हमारे यहाँ जो देखिए, यू कैन बी अ फंडामेंटलिस्ट, नमाज पढ़ें, एवरीबडी इज़ अ फंडामेंटल, नमाज पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स पे आप यकीन, बट प्रॉब्लम इज व्हेन यू गो फनेटिकल, मिलिटेंसी, फनेटिकल एटीट्यूड, चाहे वो लिबरल हो, फनेटिकल एटीट्यूड गलत है, चाहे वो आप रिलीजियस फनेटिज्म वो करें, वो भी गलत है। तो ये दिस इज़ द प्रॉब्लम। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेस जहाँ पे हम ये कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करें। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग बैक ऑन द पॉडकास्ट। इंशाल्लाह आपको और टॉपिक्स पे तंग करेंगे इन द फ्यूचर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इफ यू एंजॉयड आवर कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट।